नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए एक टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रखी है। उसी टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं। उसमें अन्य बिंदुओं के साथ साथ आज हम द्विवेदी युग से संबंधित टेस्ट लेने जा रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि प्रत्येक काल से 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो लगभग 30 प्रश्न या 25 प्रश्नों के टेस्ट हैं। तो आज हम द्विवेदी काल का पहला टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 25 प्रश्न हमने लिए हैं। उन प्रश्नों को व्याख्या सहित विस्तार से आज हम करेंगे। तो जैसे ही द्विवेदी युग की बात आती है तो मैं जो पहला टेस्ट होता है, किसी भी काल का जो प्रथम टेस्ट होता है, उसमें उस काल के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं। तो आज का हमारा काल है द्विवेदी काल या द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग है ये किसके नाम से? द्विवेदी युग जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। जो द्विवेदी युग है इसका काल जो माना जाता है, द्विवेदी युग का जो काल है वो माना जाता है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक का जो काल है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी सरस्वती पत्रिका। क्या थी? सरस्वती पत्रिका। दूसरी बात थी हिंदी भाषा का परिमार्जन। तीसरी बात जो थी इस काल में वो थी खड़ी बोली का महत्व। तो ये जो सभी कार्य थे, ये सभी कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही किए गए थे। सरस्वती पत्रिका का जो प्रारंभ है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था और 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक कौन रहे थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। और उसी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने हिंदी भाषा का परिमार्जन किया और खड़ी बोली को महत्व दिया। इस जो द्विवेदी युग है उससे पहले का जो युग था भारतेंदु युग, उसमें काव्य की भाषा तो ब्रज ही थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली प्रारंभ हो गई थी। लेकिन इस काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों की भाषा जो थी वो खड़ी बोली करने का प्रयास किया। और जितने भी कवि थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर खड़ी बोली में लिखने लग गए थे। जो पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे वो सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर खड़ी बोली में लिखने लग गए थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी जो भी कविताएं थी उनमें सुधार किया करते थे या सुधार के लिए उनको प्रेरित किया करते थे। इसलिए इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। दूसरा, इस काल की जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी जो प्रवृत्तियां रहती है वो तो लगभग एक जैसी थी सभी कालों में, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां ऐसी थी जिनके बारे में पूछा जाता है। तो इस काल की जो पहली प्रवृत्ति थी वो थी जागरण सुधार काल। जागरण सुधार, ये जो जागरण सुधार का काम था वो इस काल में हुआ था। जागरण पुनर्जागरण का काम भारतेंदु काल में, जागरण सुधार का काल इस काल में, जागरण सुधार का कार्य जो है वो इस काल में हुआ था। इसके अलावा इसकी जो थी वो थी मुख्य प्रवृत्ति उपदेशात्मकता। इस काल में उपदेश बहुत अधिक दिए गए थे, चाहे रचनाओं के माध्यम से हो और चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अन्य कवियों को हो। तो ये जो इस काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो उपदेशात्मकता थी। तीसरी थी खड़ी बोली को महत्व। इस काल में खड़ी बोली को महत्व दिया गया था। जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि भारतेंदु काल में जो था वो क्या था, जो काव्य की भाषा थी वो थी ब्रज
और जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी। लेकिन इस काल में काव्य और गद्य दोनों की भाषा जो है वो खड़ी बोली हो गई थी और उसका कारण था महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इसके अलावा इस काल की जो महत्वपूर्ण बात थी वो जागरण, सुधार, उपदेशात्मकता, खड़ी बोली और इतिवृत्तात्मकता। इस काल में जो भी वर्णन किए गए थे वो इतिवृत्तात्मक किए गए थे। यही इसके अंत का कारण भी बना था। इसकी जो इतिवृत्तात्मकता थी या इसकी जो उपदेशात्मकता थी, यही इसकी प्रसिद्धि का कारण था और यही इसके अंत का कारण बना। क्योंकि जैसे उपदेशात्मकता प्रारंभ हुई तो लोगों में उसका महत्व बढ़ा, लोगों को वो अच्छा लगने लगा। इतिवृत्तात्मक किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाने लगा, वो भी लोगों को अच्छा लगने लगा। लेकिन इसकी जब अति हो गई उपदेशों की तो लोग बोर होने लग गए थे। इसलिए इस काल का अंत हुआ और इसके बाद छायावाद का उदय हुआ, जो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का काल माना जाता है। यह था द्विवेदी काल के बारे में। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उसके अलावा अन्य जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, उसके अलावा रामनरेश त्रिपाठी हुए, रामचरित उपाध्याय हुए, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, रामधारी से दिनकर हो गए, या क्या नाम है, सत्यनारायण कविरत्न हो गए, श्रीधर पाठक हुआ, मुकुटधर पांडे हुआ। ये सभी के सभी कवि जो थे, ये सभी के सभी कवि द्विवेदी युग के कवि हैं। इन कवियों के भी दो धाराएं थी, कुछ अनुशासन में रहने वाले या महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ चलने वाले, और कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी से अलग चलने वाले कवि भी थे। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ चलने वाले कवि थे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादकों में से एक नहीं है। ठीक है, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, श्याम सुंदर दास या चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादकों में से एक नहीं है। कौन नहीं है प्रारंभिक संपादकों में से एक? चिंतामणि घोष नहीं है। ये तीनों प्रारंभिक संपादकों में थी। अब हम देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक कौन कौन थे। जब प्रारंभिक संपादक की बात आती है तो हम देख लेते हैं कि सरस्वती पत्रिका जो थी उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? इंडियन प्रेस प्रयाग। इंडियन प्रेस प्रयाग। कौन थे इसके मालिक? चिंतामणि घोष। कहने से तात्पर्य है कि चिंतामणि घोष। प्रारंभिक संपादक अलग थे, चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष ने इसके संपादन का कार्य किसको दिया? नागरी प्रचारणी सभा को। किसको दिया? नागरी प्रचारणी सभा को दिया। किसका दिया इसका संपादन का कार्य? नागरी प्रचारणी सभा को। इस नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभाध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास। तो इस नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक संपादक मंडल का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? संपादक मंडल का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया। उस संपादक मंडल में कौन कौन थे? उस संपादक मंडल में 1 नंबर पर थे 3 इसमें दास थे। पहले नंबर पर राधा कृष्ण दास, दूसरे थे श्याम सुंदर दास, तीसरे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। 4 नंबर पर थे कार्तिक प्रसाद खत्री। 2 कै 3 दास 2 कै कार्तिक प्रसाद खत्री। और 5 नंबर पर थे किशोरी लाल गोस्वामी, जिनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में इसमें प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गोस्वामी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक संपादक मंडल का निर्माण किया गया था, वो था ये संपादक मंडल। अगर आ जाए कि इसके पहले
संपादक कौन थे, तो एक संपादक मंडल था, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए कि इसके पहले प्रकाशक कौन थे सरस्वती पत्रिका के, तो कौन थे, चिंतामणि घोष थे। यह था संपादक मंडल। इस संपादक मंडल ने 1900 से लेकर 1901 तक इसका संपादन किया था। 1900 से लेकर 1901 तक इसका संपादन किया था। ये 32 पृष्ठ की थी, ये जो पत्रिका थी ये 32 पृष्ठ की थी और प्रारंभिक मूल्य इसका 4 आने अर्थात 25 पैसे था। प्रारंभिक मूल्य जो था इसका 4 आने या 25 पैसे था। इसका 1900 से लेकर 1901 तक ये संपादक मंडल था। उसके बाद 1901 से लेकर 1903 तक इसके संपादक अकेले थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? अकेले श्याम सुंदर दास थे। और 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक जो थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और 1920 के बाद इसके थे कामता प्रसाद गुरु। इनके बाद किसको संपादक बनाया गया था? हिंदी व्याकरणज्ञ कामता प्रसाद गुरु को। तो ये थे सरस्वती के बारे में। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है प्रश्न संख्या 2? यहां टेस्ट नहीं, कोशिश मैं यही करूंगा कि कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कारण ये रहता है कि उन्हीं से संबंधित हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं तो उत्तर पहले से बता दिया, कहीं पहले उत्तर न आ जाए। लेकिन फिर भी ये प्रयास करूंगा कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है व्याख्या सहित करवाया जाए, ताकि आपका साथ साथ में रिवाइज भी हो जाए। 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या उपयुक्त सभी ने? किसने किया था 1903 से लेकर 1920 तक? तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। श्याम सुंदर दास ने कब किया था? 1901 से लेकर 1903 तक किया था। और किशोरीलाल गोस्वामी जो थे वो संपादक मंडल में थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किया था। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक भाषा के निर्माण में चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? किसकी? चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक भाषा के निर्माण में चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक भाषा के निर्माण में चतुर्माली की संज्ञा किसने दी थी? राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। किसने दी थी? राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। किसकी परिभाषा? चतुर्माली की। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। रसिक वाटिका पत्रिका किसने निकाली थी? रसिक वाटिका पत्रिका किसने निकाली थी? बद्रीनारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण या भारतेंदु? रसिक वाटिका पत्रिका किसने निकाली थी? किसने निकाली थी रसिक वाटिका पत्रिका? तो किसने निकाली थी? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक वाटिका पत्रिका निकाली थी। इसके साथ साथ इन्होंने रसिक समाज की, किसकी? रसिक समाज की स्थापना भी की थी। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या है प्रश्न संख्या 5? प्रश्न संख्या 5 है गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है? गर्भरंडा रहस्य जो है वो किसकी कृति है? गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है? नाथूराम शर्मा शंकर की, राधा कृष्ण दास की, रामनरेश त्रिपाठी की या लाला भगवान दीन की? किसकी कृति है गर्भरंडा रहस्य? तो गर्भरंडा रहस्य जो कृति है वो किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की है। नाथूराम शर्मा शंकर जो थे वो द्विवेदी काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। सबसे पहले इन्हीं का नाम ही आता है द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। गर्भरंडा रहस्य जो है इसमें गर्भ में ही विधवा होने वाली बालिका का चित्रण है। इसमें गर्भ में ही विधवा होने वाली बालिका का चित्रण है और इसके माध्यम से हमारे समाज में फैली बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया गया है, उसका खंडन किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि मंदिरों में जो दुराचार होते हैं उसका चित्रण भी इसमें किया गया है। जो
नाथूराम शर्मा शंकर थे, इन्हें अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया था। क्या नाम था? भारतेंदु पहली उपाधि थी, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु, भारतेंदु प्रज्ञेंदु। दूसरी उपाधि थी कविता कामिनी कांत, दूसरी इनकी उपाधि थी कविता कामिनी कांत। और तीसरी उपाधि थी इनकी साहित्य सुधाकर, साहित्य सुधाकर। इसलिए ये महत्वपूर्ण थे, इन्हें 3 उपाधियों से सम्मानित किया गया था, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर। तो ये था गर्भ रंडा रहस्य, किसकी कृति थी? नाथूराम शर्मा शंकर की। उसके बाद आते हैं सुकवि नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? गया प्रसाद शुक्ल सनई, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर या सत्यनारायण कविरत्न। सुकवि नामक मासिक पत्र कौन सा? सुकवि नामक मासिक पत्र, सुकवि नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। और सुकवि नामक उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? अंबिका प्रसाद गुप्त को, अंबिका प्रसाद गुप्त को सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये अंबिका प्रसाद गुप्त भारतेंदु काल के कवि थे, जिन्हें सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। स्वप्न, मिलन और पथिक, स्वप्न, मिलन और पथिक नामक खंड काव्य किनके है? स्वप्न, मिलन और पथिक नामक खंड काव्य, क्या चीज है ये? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य, ध्यान रखना है, ठीक है ना। किनके हैं? लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी या रामचरित उपाध्याय। तो किसका है ये? राम नरेश त्रिपाठी के। ये जो तीनों खंड काव्य हैं ये किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी के। क्या है ये? खंड काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि राम नरेश त्रिपाठी जो थे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इनके जो काव्य संग्रह है वो इस प्रकार है। इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि इनके काव्य संग्रह कौन से हैं, खंड काव्य कौन से हैं और फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है, फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है। तो इनका क्या है, जो काव्य संग्रह है वो है 1917 में, दूसरा 1920 में, तीसरा 1927 में, चौथा 1929 में। पहला है मिलन, दूसरा है पथिक, तीसरा है मानसी, मिलन पथिक मानसी और चौथा है स्वप्न। ठीक है, मिलन पथिक मानसी और स्वप्न 1, 2 और 4 ये तो है क्या है, इनके खंड काव्य है। क्या है ये? खंड काव्य है। किस प्रकार के खंड काव्य? कल्पना आश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य, कल्पना आश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य। किस प्रकार के खंड काव्य है ये? कल्पना आश्रित, कल्पना आश्रित प्रेमाख्यानक, कल्पना आश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। लेकिन इनका जो मानसी है वो इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। जो मानसी है वो इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा एक बात और है कि राम नरेश त्रिपाठी जो थे वो बाल साहित्य के, किसके? बाल साहित्य के जनक, बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया था। बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया था या निकाली थी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने
कविता कौमुदी का संपादन किया था। कविता कौमुदी का, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी कविता कौमुदी, जो 8 भागों में आई थी। कितने भागों में? 8 भागों में, 1917 में। कब? 1917 में 8 भागों में आई थी कविता कौमुदी। क्या थी कविता कौमुदी? इसमें संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और हिंदी की कविताएं थी। कौन कौन सी भाषाओं की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है कि संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और हिंदी की कविताओं का संग्रह था ये कविता कौमुदी। और इसमें एक जो खंड है वो है ग्राम गीत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम गीत, जिसमें गीतों का संग्रह है, जिसमें गीत संग्रहित किए गए हैं जो राम नरेश त्रिपाठी ने गांव गांव घूमकर एकत्रित किए थे। चलो आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है कि लाला भगवान दीन की रचना नहीं है। लाला भगवान दीन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वीर छतरानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं, नहीं जैसे ही आए तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिए नहीं को, ताकि आपके दिमाग में रहे कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो कौन सी नहीं है? वन विहंगम जो है वो लाला भगवान दीन की रचना नहीं है। तो ऐसे प्रश्न से आप उस रचनाकार की रचनाएं भी याद रख सकते हैं कि लाला भगवान दीन की रचनाएं कौन कौन सी है? वीर छतरानी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। वीर छतरानी, वीर बालक और वीर पंचरत्न जो है वो उनकी रचनाएं हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है कि दलित कुसुम व आश्वासन, दलित कुसुम व आश्वासन नामक कविताएं किसकी है? रूप नारायण पांडे, सत्यनारायण कविरत्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो किसकी है ये दोनों कविताएं? ये दोनों कविताएं हैं रूप नारायण पांडे जी की। किसकी कविताएं हैं ये? रूप नारायण पांडे की। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 10 क्या है? वे ब्रज माधुरी में पगे हुए जीव थे, वे ब्रज माधुरी में पगे हुए जीव थे जिन्हें उनके जीवन की विषमताओं ने निगल लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? ए के लिए, ब के लिए, स के लिए या फिर द के लिए? किसके लिए आया है? तो यह कथन किसके लिए आया है? स के लिए, सत्यनारायण कविरत्न के लिए। सत्यनारायण कविरत्न के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि वे ब्रज माधुरी में पगे हुए जीव थे। वे ब्रज माधुरी में, अर्थात सत्यनारायण कविरत्न जो थे वो ब्रज माधुरी में पगे हुए जीव थे जिन्हें उनके जीवन की विषमताओं ने निगल लिया था। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है कि मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का, काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह का वर्धन करना द्विवेदी महाराज का ही काम था। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस साहित्यकार का है? ए का, ब का, स का या द का? किसका है उपयुक्त कथन? मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी महाराज का ही काम है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? किस साहित्यकार का है? ए का, ब का, स का या द का या फिर किसी नहीं का? ई में है कोई नहीं, तो उत्तर रहेगा कोई नहीं, क्योंकि यहां त्रुटिवश हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा गया है। जबकि कौन थे?
किस द्विवेदी महाराज का ही उपयुक्त, सॉरी, ठीक, कोई नहीं की जरूरत नहीं है इसमें। क्या पूछा गया है, उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है। ठीक है, किस साहित्यकार का उपयुक्त कथन, तो स का मैथिली शरण गुप्त का है। उपयुक्त कथन किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। इनके बारे में एक है कथन भी है, किसके लिए, कि जो मैथिली शरण गुप्त थे उनकी रचना थी, कौन सी रचना थी, क्रोधाष्टक। कौन सी रचना, क्रोधाष्टक। क्रोधाष्टक इनकी एक रचना थी, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि तुमने तो ये थोड़े समय में ही लिख दी होगी। मैथिली शरण गुप्त को लिखा था कि तुमने तो यह रचना थोड़े समय में ही लिख दी होगी, लेकिन हमें इसे सुधार करने में 4 घंटे लग गए। हमें इसे सुधार करने में 4 घंटे लग गए। ऐसा किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसको, मैथिली शरण गुप्त को। देखते हैं प्रश्न संख्या 12, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित संगत कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित संगत कथन है। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से जो खड़ी बोली है वो काव्य की मुख्य भाषा बन गई। उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। द्विवेदी जी ने समस्या पूर्ति को छोड़कर स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का परामर्श दिया। और उपयुक्त सभी, तो उत्तर है उपयुक्त सभी, उत्तर है उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य किए थे। आप याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, कि द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। जो मैंने आपको मुख्य प्रवृत्ति बताई है, खड़ी बोली को महत्व दिया गया था। उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से, मैंने कहा था परिमार्जन किया, व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने परिमार्जन किया था। फिर द्विवेदी जी ने समस्या पूर्ति जो भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी, भारतेंदु काल की प्रमुख प्रवृत्ति थी, उन्होंने उसको छोड़कर और स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का परामर्श दिया था। प्रश्न संख्या 13, जून 1900 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से किस प्रेस ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। जून 1900 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से किस प्रेस ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। एने, बैने, सैने या फिर दैने। तो किसने किया था, एने, इंडियन प्रेस प्रयाग ने। किसने किया था, इंडियन प्रेस प्रयाग ने। इंडियन प्रेस प्रयाग के मालिक कौन थे, ये आप अच्छे से जानते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम प्रकाशक कौन थे, ये भी आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं। प्रश्न संख्या 15, क्या है प्रश्न संख्या 14 सॉरी, सरस्वती पत्रिका के प्रथम प्रकाशक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम प्रकाशक कौन थे, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष या उपयुक्त सभी। तो कौन थे प्रथम प्रकाशक, चिंतामणि घोष। यहां आकर हम देख लेते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो प्रश्न ही गलत है, इसमें तो बोनस मिलेंगे, लेकिन घर आकर या रास्ते में ही पता चल जाता है कि ये प्रश्न तो गलत हो गया। जहां 3 नंबर आने वाले थे वहां 1/3 चले गए। ठीक है, दूसरे प्रश्न को और ले डूबा ये प्रश्न। तो इस तरह से प्रश्न को पढ़ना अच्छे से। क्या पूछा है, प्रथम प्रकाशक पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम प्रकाशक पूछा है, न कि संपादक पूछा है। तो जब प्रकाशक की बात आती है तो प्रकाशक इसके चिंतामणि घोष ही थे। प्रकाशक और संपादक में काफी अंतर रहता है। ठीक है, देखते हैं आगे। श्रीधर पाठक ने, श्री पाठक की जगह श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किस शीर्षक से किया था। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड
विलेज का अनुवाद किस शीर्षक से किया था? उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक, एकांतवास योगी या फिर ऋतु संहार? या फिर ऋतु संहार नाम से किया था? किस नाम से किया था? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की, किसकी रचनाओं की? गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का। तो किस नाम से किया था? उज्जड़ ग्राम नाम से। उत्तर है इसका ए, उज्जड़ ग्राम नाम से। गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किस नाम से किया था? उज्जड़ ग्राम नाम से किया था। इनके जो अन्य हैं वो है, अपने देख लेते हैं, जो अनुवाद थे गोल्ड स्मिथ की रचनाओं के इन्होंने अनुवाद किए थे। किसकी रचनाओं के अनुवाद किए थे? गोल्ड स्मिथ की रचनाओं के। किसकी रचनाओं की? गोल्ड स्मिथ। किन किन रचनाओं के अनुवाद किए थे? गोल्ड स्मिथ की किन किन रचनाओं के अनुवाद किए थे? सबसे पहले 1886 ईस्वी में एकांतवास योगी, फिर आता है 1889 ईस्वी में उज्जड़ ग्राम की रचना की थी। किसकी? उज्जड़ ग्राम की। और 1902 ईस्वी में श्रांत पथिक की। किसकी? 1902 ईस्वी में श्रांत पथिक की रचना की थी। जो एकांतवास योगी है वो किसका था? हर्मिट का। किसका? हर्मिट का अनुवाद था। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद था। और जो उज्जड़ ग्राम है वो गोल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज का अनुवाद था। किसका? डेजर्टेड विलेज का। और जो श्रांत पथिक है वो द ट्रेवलर का अनुवाद था। किसका अनुवाद था? द ट्रेवलर का। अब किस किस भाषा में किया था? पहला जो अनुवाद था वो किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में। दूसरा जो खड़ी बोली में। और तीसरा किया था वापस ब्रज भाषा में। तो जो क्या नाम है, श्रीधर पाठक है, इन्होंने गोल्ड स्मिथ की इन रचनाओं को याद किया था, अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का उन्होंने एकांतवास योगी के नाम से 1886 ईस्वी में अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज का 1889 ईस्वी में उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया था। और द ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से 1902 ईस्वी में अनुवाद किया था। पहला जो अनुवाद था ब्रज भाषा में, दूसरा खड़ी बोली में, तीसरा ब्रज भाषा में। इस तरह से इन्होंने इसके अनुवाद किए थे। जो श्रीधर पाठक है इन्हें प्रकृति के उपासक भी माना जाता है। श्रीधर पाठक को प्रकृति के उपासक के रूप में भी माना जाता है। इन्होंने प्रकृति का चित्रण भी किया था। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंडित जगन्नाथ दास के यमुना स्त्रोत का भावानुवाद किस नाम से किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंडित जगन्नाथ दास के यमुना स्त्रोत का भावानुवाद किस नाम से किया था? अमृत लहरी नाम से। किस नाम से किया था? अमृत लहरी नाम से अनुवाद किया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 17, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हर्बर्ट स्पेंसर, किसके? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है ये? हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? शिक्षा नाम से। किस नाम से? उत्तर है द शिक्षा नाम से। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 18। क्या है प्रश्न संख्या 18? ये है श्रीधर पाठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्रीधर पाठक जिनके बारे में अभी हम पढ़कर आए हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया था उन्होंने। 1 नंबर। आप उत्तर बता सकते हैं। उत्तर सही क्या नहीं? कथन सही नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया था, बिल्कुल सही किया था। उत्तर ए है, ब है, स है, द है। अब मैं बता देता हूं। खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि थे, बिल्कुल सही है। खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि थे। ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली के क्षेत्र में आने वाले पहले कवि थे, बिल्कुल सही है। मौलिक रचना ही लिखी है, अनुवाद कार्य नहीं लिखा, ये गलत है क्योंकि इन्होंने अनुवाद कार्य किए थे
और उन अनुवाद कार्यों को हम अभी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कालिदास के ऋतु संहार का भी अनुवाद किया था, ऋतु संहार नाम से। कालिदास की रचना ऋतु संहार का अनुवाद भी ऋतु संहार नाम से किया था। पास में निर्माण कार्य चल रहा है तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो अपने पास 6 प्रश्न रहे हैं, वो हम कर ही देंगे। समस्या आपने देखनी है। खड़ी बोली हिंदी के पहले स्वच्छंदतावादी कवि थे। खड़ी बोली हिंदी के पहले स्वच्छंदतावादी कवि थे। शिक्षा जहाँ से प्राप्त करनी हो, ज्ञान जहाँ से प्राप्त करनी हो, तो बहुत सारी बाधाएं इसमें आती ही रहती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल ज्ञान प्राप्त करना है। खड़ी बोली हिंदी के पहले स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ए, बै, से या फिर दै, कौन माने जाते हैं खड़ी बोली हिंदी के पहले स्वच्छंदतावादी कवि? तो कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदता वाद का जनक कहा था। श्रीधर पाठक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का जनक कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा था? स्वच्छंदतावाद का जनक। किसको कहा था? श्रीधर पाठक को। 20 नंबर पर आता है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किस रचना को? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत, भारत भारती, पंचवटी या नहुस को तो किसको प्राप्त हुआ था? ए को, बै को, से को, दै को तो किसको प्राप्त हुआ था? यह हुआ था साकेत को प्राप्त। किसको प्राप्त हुआ था? साकेत को। साकेत की रचना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। साकेत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, जरूरी है कि साकेत जो है वो किस भाषा का शब्द है? साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत से अर्थ है अयोध्या, ठीक है। अर्थात साकेत में अयोध्या का ही चित्रण है, वहां पर घटित होने वाली घटनाओं का ही चित्रण है। अब हम आगे चलते हैं, तो साकेत की जो रचना है वो कब प्रारंभ की गई थी? साकेत जो है एक प्रकार का राम काव्य है। इसकी रचना जो प्रारंभ हुई थी वो 1915 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और 1931 ईस्वी में यह पूर्ण हुआ था। लगभग 16 वर्ष का समय इसमें लग गया था। कितने वर्ष का समय? लगभग 16 वर्ष का इसमें समय लग गया था। 1915 में और 1931 में यह पूर्ण हुई थी। लगभग 15-16 वर्ष का समय इसको लगा था। इसके बाद आते हैं 1916 में शुरू हुई थी और 1915 वर्ष का समय पूरा, ठीक है। 1915 में इसका प्रारंभ हुआ था, 1916 में और 1931 में यह पूर्ण हुई थी, ठीक है। और यह जो रचना है साकेत जो है, इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो 2 थे। इसकी प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई थी? काव्येतर उपेक्षिता। काव्येतर उपेक्षिता। काव्येतर उपेक्षिता किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का लेख था। रविंद्रनाथ टैगोर का लेख था काव्येतर उपेक्षिता। और दूसरा था, दूसरा लेख था इसका कवियों में उर्मिला विषयक। उदासीनता। ये जो 2 लेख थे ये इसके प्रेरणा स्रोत थे। किसके? साकेत के। वैसे साकेत में सियाराम शरण गुप्त जो थे उनका भी बहुत सहयोग रहा था, लेकिन ये जो थे ये इनके प्रेरणा स्रोत थे। इन्हीं की प्रेरणा से साकेत की रचना की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काव्येतर उपेक्षिता रविंद्रनाथ टैगोर का लेख था कि काव्य के अंदर जिन महिलाओं की उपेक्षा की गई है उससे संबंधित। फिर था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख। कवियों की उर्मिला विषयक कि अधिकतर कवियों ने उर्मिला के त्याग को क्या है? उपेक्षित किया है या भूल गए हैं। तो इसमें जो साकेत है उसका जो 9वां व 10वां सर्ग है वो सिर्फ उर्मिला का ही है। इसके अलावा जो 9वां सर्ग है उसमें केवल उर्मिला के वियोग का चित्रण किया गया है। और साकेत के नायक के संबंध में भी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका जो नायक है यह
वो है उर्मिला, ये नायक या नायिका जो है, और वैसे नायक जो है इसका राम है। तो ये राम से संबंधित है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद यह जो साकेत है सबसे बड़ा काव्य है, महाकाव्य है। रामचरितमानस के बाद साकेत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। और रामचरितमानस की साकेत की जो प्रथम प्रति है वो कब किसको दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। किसको दी गई थी? गांधी जी को भेजी गई थी। कहाँ? यरवदा जेल में। कहाँ? यरवदा जेल में भेजी गई थी, जिसे नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। जिसे नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। किसको? साकेत को। तो ये था थोड़ी सी साकेत के बारे में जानकारी। फिर देखते हैं हम प्रश्न संख्या 21। क्या है प्रश्न संख्या 21? प्रश्न संख्या 21 है कि कौन से कवि आधुनिक युग के तुलसीदास माने जाते हैं? कौन से कवि आधुनिक युग के तुलसीदास माने जाते हैं? ए, ब, स या द? ए, ब, स या द? तो कौन से माने जाते हैं? स। मैथिल गुप्त जो है वो आधुनिक युग के तुलसीदास माने जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर प्रश्न है, साकेत को जीवनदायी काव्य मानने वाले विचारक हैं। साकेत को जीवनदायी काव्य मानने वाले विचारक हैं। कौन है? ए, ब, स या फिर द? तो कौन है? ए, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनदायी काव्य की संज्ञा से सुशोभित किया है। प्रश्न संख्या 23, सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक थे। सुकवि नामक काव्य पत्रिका, यह प्रश्न पुनः आ गया है। ठीक है, सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? ए था, ए, ब, स या फिर द? तो कौन थे? ब, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जो ये स्नेही है, ये स्नेही नाम से किस में लिखते थे? स्नेही नाम से प्रेम व श्रृंगार से संबंधित जब रचना लिखी जाती थी तो ये स्नेही नाम से लिखते थे। लेकिन जब देशभक्ति की बात आती थी तब ये लिखते थे किस नाम से? त्रिशूल नाम से। जब देशभक्ति की बात आती थी तो ये त्रिशूल नाम से लिखते थे। और जब बात आती थी हास्य व्यंग्य की तब ये अलमस्त नाम से लिखते थे। तो ये 3 नामों से लिखा करते थे अपनी रचनाएं। किस नाम से? स्नेही नाम से। प्रेम व श्रृंगार की रचनाएं स्नेही नाम से लिखते थे। देशभक्ति की रचनाएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। और हास्य व्यंग्य की रचनाएं अलमस्त नाम से लिखते थे। प्रश्न संख्या 24, क्या है प्रश्न संख्या 24? कि मैथिल शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक थी। मैथिल शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक थी। कौन सी थी? ए, ब, स या फिर द? मैथिल शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक थी। कौन सी थी? ए, रंग में भंग। अब हम अगर बात करें तो इनकी प्रथम जो कविता है वो है 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है हेमंत। अगर प्रथम कविता की बात करते हैं तो हेमंत, प्रथम पुस्तक की बात करते हैं तो रंग में भंग, जिसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई थी। रंग में भंग है जिसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई थी। जयद्रथवध की रचना 1910 ईस्वी में हुई थी। भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में हुई थी। पंचवटी की रचना 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, 1910 में, 1912 में, 1925 में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 25। क्या है प्रश्न संख्या 25? नकुल महाकाव्य के रचयिता है। कौन है? नकुल। नकुल जो है, सबसे बड़ी बात है कि नकुल क्या है? महाकाव्य है। नकुल क्या है? नकुल जो रचना है वो क्या है? एक महाकाव्य है। ये याद रखना है। नकुल क्या है? एक महाकाव्य है। किसका है यह? ए का है या फिर ब का है या फिर स का है या फिर द का है? किसका है? नकुल जो महाकाव्य है वो किसका है? तो किसका है? ब का, सियाराम शरण गुप्त का। कौन थे ये? मैथिल शरण गुप्त के छोटे भाई। सियाराम शरण गुप्त जो थे मैथिल शरण गुप्त के छोटे भाई थे। तो ये था द्विवेदी युग का टेस्ट। 25 प्रश्न द्विवेदी युग के हमने पहले भाग में 25 प्रश्नों को ही लिया है। दूसरा भाग इसके बाद फिर आप दूसरे भाग का टेस्ट दे सकते हैं। दूसरे में 25, 26 से लेकर 50 तक प्रश्न होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।